सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार सिंह आज एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के। और वो टॉपिक है खिलाफत आंदोलन। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसकी कुछ एक पृष्ठभूमि होती है, कुछ कारण होते हैं और अंत में उससे कुछ परिणाम निकलते हैं और कुछ लोग उसके नेतृत्वकर्ता में होते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में क्या था। ये खिलाफत आंदोलन का जो समय था वो 1919 से लेकर के 1924 तक का था। मतलब खिलाफत आंदोलन जो था 1919 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1924 ईस्वी में जाकर ये पूरी तरह से खत्म हो गया। खिलाफत का अर्थ क्या होता है? तो खिलाफत का अर्थ होता है विरोध करना। अर्थ होता है विरोध करना। बच्चों, आपने ये शब्द अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार सुना होगा कि हम आपके खिलाफ हैं, हम आपका खिलाफत करते हैं या वो उसके खिलाफ है। इसका मतलब आप भली बात समझ सकते हैं कि विरोध करना। तो यहाँ भी इसका मतलब भी सेम यही है। खिलाफत मतलब कि किसी का विरोध किया जा रहा था। विरोध किसका किया जा रहा था और क्यों किया जा रहा था, किसके द्वारा किया जा रहा था, आइए इस पर ध्यान देते हैं। तो विरोध जो था वो किसके पक्ष में था? तुर्की के खलीफा के पक्ष में था। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? तुर्की के खलीफा के पक्ष में। किसके द्वारा किया गया? यह भारतीय मुस्लिमों के द्वारा किया गया। अब सवाल यह उठता है कि भारतीय मुस्लिमों ने तुर्की के खलीफा के पक्ष में आंदोलन क्यों चलाया, क्या कारण था? आइए इसके पीछे की कहानी हम लोग सुनते हैं। बच्चों, आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 में आरंभ हुआ तो उस समय दो पक्षों में युद्ध हुआ। एक तरफ धुरी देश थे, दूसरी तरफ मित्र देश थे। एक तरफ इंग्लैंड थे, दूसरी तरफ जर्मनी जैसे देश थे। तो उस समय तुर्की ने जो है वो धुरी देशों का साथ दिया और जब युद्ध जो था आरंभ हुआ तो बढ़ता ही गया। उस समय भारत में ब्रिटेन या ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था। कहने का मतलब है कि भारतीय जो थे वो क्या कहते हैं कि ब्रिटिशर्स के अंतर्गत थे, उपनिवेश के रूप में थे ब्रिटिशर्स के। तो ब्रिटेन के अधिकारियों ने भरसक कोशिश किया कि हम भारतीयों का सहयोग प्राप्त करें। इस युद्ध के पहले तक भारतीय मुस्लिम जो थे वो भी ब्रिटिशर्स का सहयोग करते रहे थे। और जब युद्ध ये आरंभ हुआ तो जब क्या कहते हैं कि ब्रिटेन के अधिकारियों ने, मुख्यतः लॉर्ड जॉर्ज जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कोशिश किया कि किस तरह से इनका भी सहयोग लिया जाए। क्योंकि उस समय जब तुर्की जो था वो क्या कहते हैं धुरी देशों का साथ दे रहा था, तो भारतीय मुस्लिमों को ये चिंता होने लगी कि एक तरफ तो ब्रिटेन है, दूसरी तरफ जो क्या कहते हैं कि तुर्की है धुरी देशों के साथ में। यदि जो है ब्रिटेन विजयी होता है तो कहीं न कहीं तुर्की की दुर्गति होगी। और तुर्की का जो उसमें सुल्तान था वो खलीफा के रूप में था। अब ये खलीफा कौन होते हैं? खलीफा जो होते हैं वो मुस्लिम धर्म प्रधान के रूप में होते हैं। मुस्लिम धर्म प्रधान के रूप में होते हैं, इसलिए मुस्लिमों की उनमें गहरी आस्था होती है। पैगंबर के बाद वो खलीफा को ही अपना प्रधान मानते हैं। खलीफा के प्रति उनकी आस्था बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए उनको ये चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है अपने ही धर्मगुरु के खिलाफ जो है क्या कहते हैं तुर्की के खिलाफ भाग लें और बाद में जो है क्या कहते हैं कि इनके खिलाफ जब युद्ध हार जाएंगे तो कुछ गलत नीतियां अपनाई जाएंगी। लेकिन लॉर्ड जॉर्ज ने इन लोगों को भरोसा दिलवाया कि ऐसा हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। हम युद्ध अगर तुर्की हारता है तो भी उसके खिलाफ हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि आप लोगों को कोई क्षति पहुंचे। लेकिन होता है उल्टा। जब विश्व युद्ध समाप्त होता है तो ब्रिटेन अपनी बातों से पलट जाता है और पलट जाता है, जिसके कारण भारतीय मुस्लिमों को भी यह चिंता सताने लगी कि अब कहीं न कहीं तुर्की के लिए कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे और वो कदम जो होगा वो खलीफा के विरुद्ध ही होगा। इसलिए जो भारतीय मुस्लिम थे वो कहीं न कहीं उद्वेलित हो गए और उसमें से महत्वपूर्ण भूमिका अदा की शौकत अली और मोहम्मद अली ने, जिनको कि अली बंधुओं के नाम से जाना जाता है। इन्होंने मौलाना आजाद, हजरत मोहानी, हकीम अजमल खान के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का
गठन किया। इसका उद्देश्य क्या था? जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य था खलीफा की सर्वोच्चता और उसकी शक्ति को स्थापित करना। हमारे देश के मुस्लिम चाहते थे कि कम से कम जो है हम आंदोलन करेंगे तो हो सकता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी बातों को सुनेगी, हमारी आवाज को सुनेगी और खलीफा के पक्ष में एक जनमत संग्रह तैयार होगा और कहीं न कहीं हमारी आवाज को सुना जाएगा। इसका स्वरूप क्या था? हर आंदोलन का बेटा कुछ न कुछ स्वरूप होता है। पहले तो खिलाफत आंदोलन का जो स्वरूप था वह था प्रतिक्रियावादी। इसका जो स्वरूप था वो था प्रतिक्रिया के रूप में था, लेकिन बाद में यह आंदोलन जो था वो साम्राज्य विरोधी बन गया और बाद में ये राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ गया। तो ये था उसका स्वरूप। आगे की घटनाएं इसमें क्या घटती है? सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन होता है। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन होता है, जिसका हमने आपको बता दिया उद्देश्य था कि एक जनमत तैयार करना, इसके पक्ष में, खलीफा के पक्ष में। दिल्ली में नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का सम्मेलन होता है और कहीं न कहीं यह सम्मेलन इसलिए महत्वपूर्ण था कि उस समय तक आपको याद होगा कि गांधी जी का भारतीय राजनीति में पदार्पण हो चुका था। और आपको एक बात ये भी बताते चले कि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दी गई थी मुस्लिमों के लिए, उसके कहीं न कहीं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम जो थे पृथक रूप में दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन गांधी जी को इस समय ये लगा ये सबसे सुनहरा मौका है कि हम इनका समर्थन करके इनका साथ आसानी से पा सकते हैं। और गांधी जी, जैसा कि आपको पता है कि अहिंसा के पुजारी थे, वो क्या कहते हैं कि सत्याग्रह पे विश्वास करते थे, उनको यह उचित भी लगा और उन्होंने इनका साथ देने के लिए सोचा। और दिल्ली में ही इस जो खिलाफत कमेटी का जो सम्मेलन होता है उसमें गांधी जी को अध्यक्ष चुना जाता है। गांधी जी को अध्यक्ष ही नहीं चुना जाता है, इसके साथ साथ गांधी जी के साथ साथ तिलक जी भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कहीं न कहीं कांग्रेस भी जुड़ने लगता है। एक महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहेंगे, उस समय जिन्ना जी ने गांधी जी का विरोध किया था कि कृपया आप जो है इससे न जुड़ें, क्योंकि कहीं न कहीं यह जो हमारा एक धार्मिक आंदोलन है यह एक राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लेगा। लेकिन आपको पता होगा कि वही जिन्ना जी जो थे एक बार जो है क्या कहते हैं कि विरोध कर रहे थे कि धर्म को राजनीति से न जोड़ा जाए, लेकिन बाद में वही जिन्ना जो हैं क्या कहते हैं कि धर्म की ही राजनीति करने लगते हैं। जनवरी जब ये क्या कहते हैं आपको बताते चले यहाँ पर कि ये सम्मेलन जब होता है तो गांधी जी कुछ बातें कहते हैं, कुछ प्रस्ताव पारित करते हैं कि यदि ब्रिटिशर्स हमारी बातों को ये मानते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इस आंदोलन को वापस लेंगे, अन्यथा हम असहयोग की नीति का पालन करेंगे। हम कहीं न कहीं जो है इस पूरी गवर्नमेंट का असहयोग करेंगे और हर जगह पे हर तरह से करेंगे। जनवरी 1920 में गांधी जी ने एक प्रयास किया कि डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड से एक शिष्टमंडल मिला, लेकिन वो असफल रहा, उनकी बातें नहीं मानी गई। इसके बाद भी गांधी जी ने दोबारा प्रयास किया कि मार्च 1920 में अली बंधुओं के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल जो है इंग्लैंड भी गया। किससे मिलने गया आप जानते ही होंगे कि लॉर्ड जॉर्ज से मिलने गया, लेकिन उन्होंने भी इनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया, साफ साफ इनकी बातों से मुकर गए जो उन्होंने पहले वादा किया था। जून 1920 में केंद्रीय खिलाफत कमेटी का सम्मेलन होता है इलाहाबाद में। इलाहाबाद शहर में खिलाफत कमेटी का जो है सम्मेलन होता है और यहाँ से पूर्णतः इसकी बागडोर जो है गांधी जी के हाथ में सौंप दी जाती है कि अब जो आप जो निर्णय लेंगे हम सभी लोग उसको मानेंगे। कहने का मतलब है गांधी जी ने पहले ही असहयोग का क्या कहते हैं कि आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था। उन्होंने बात कही भी थी कि अगर मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो हम लोग कहीं न कहीं आंदोलन
करेंगे। 28 जुलाई को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। 28 जुलाई को गांधी जी ने निर्णय कर लिए कि हमारी बातें नहीं मानी जा रही हैं और हम अब असहयोग आंदोलन चलाएंगे। बच्चों, आपको ये भी बताते चले यहाँ पर साथ साथ कि खिलाफत आंदोलन कि वो आंदोलन था जिसने असहयोग आंदोलन की नींव रखी। असहयोग आंदोलन का ये पृष्ठभूमि था। 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई और इसी दिन एक घटना ये भी घटी कि हमारे बीच से तिलक जी चले गए। कहने का मतलब है तिलक जी का इसी दिन देहांत हो गया। 10 अगस्त 1920 को सेवर्स की संधि हुई। 10 अगस्त 1920 को सेवर्स की संधि हुई। किसके बीच हुई? इंग्लैंड और तुर्की के बीच हुई और इस संधि के द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया। जो डर था वही हुआ, तुर्की का विभाजन हो गया। इससे जो हमारे यहाँ के मुस्लिम थे और भी उद्वेलित हो गए कि हमारी बातों को माना भी नहीं गया और तुर्की का विभाजन भी कर दिया गया। कहीं न कहीं समय बीतता गया, यह आंदोलन आगे बढ़ता गया, लेकिन जो इस आंदोलन की मांग थी वह पूरी नहीं हुई। अंततः तुर्की का विभाजन हो गया। यह आंदोलन आगे बढ़ा, जैसे कि जानते हैं समय के साथ साथ यह आंदोलन धीरे धीरे कमजोर होने लगा और यहाँ से इस आंदोलन ने एक रास्ता दे दिया असहयोग आंदोलन को और असहयोग आंदोलन आरंभ हो गया। आगे होता क्या है, कब इसका अंत होता है? खिलाफत आंदोलन का अंत जो है 1924 में होता है। 1924 में पूरी तरह से यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। कैसे होता है कि तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में जो सरकार बनती है, मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में उन्होंने तुर्की में सुधारवादी कुछ योजनाएं चलाई, जिसके अंतर्गत जो है खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया गया। और जब खलीफा का पद ही समाप्त हो गया तो फिर आंदोलन की कोई जरूरत ही नहीं रह गई। अब आइए जानते हैं कि आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ। इस आंदोलन का जो सबसे बड़ा प्रभाव हुआ कि हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। कहने का मतलब है कि जो कहीं न कहीं हिंदू और मुस्लिम जो थे पृथक दिखाई पड़ रहे थे, अलग दिखाई पड़ रहे थे, अब दोनों लोग एक मंच पर एक साथ आने लगे और इससे जो है हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। और एक महत्वपूर्ण जो है क्या कहते हैं इसका परिणाम ये हुआ, प्रभाव ये पड़ा कि राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिमों की क्या कहते हैं सक्रिय सहभागिता देखने को मिलने लगी। इस तरह से ये रहा हमारा खिलाफत आंदोलन और एक नवीन क्या कहते हैं आंदोलन स्टार्ट हुआ जिसको हम लोग असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। अपने अगले चरण में हम उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।